हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट नंबर 17 और इसमें हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा 2020 का बजट है और इकोनॉमिक सर्वे जो 2019 का है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग सेट 16 तक कंप्लीट कर चुके होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। पूरी जितनी भी क्वेश्चन है यहाँ पे या तो आपका बजट से है जो 2020 में आपका न्यू कुछ लाया गया है, या फिर आपका इकोनॉमिक सर्विस से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट ये मैंडेट किया गया है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के तहत। तो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट कहा जा रहा है। तो इसमें 3 इयर्स का रोलिंग टारगेट है। तो इनमें से कौन सा फॉलोइंग आपका फिस्कल इंडिकेटर है ये बताना है। पहला है फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डेट ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कहा जा रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि 3 ईयर जो रोलिंग टारगेट है तो इसमें कौन कौन से फिस्कल इंडिकेटर को रखा गया है। तो फिस्कल डेफिसिट है या फिर रेवेन्यू डेफिसिट है या फिर नॉन टैक्स टारगेट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का डेट है। तो करेक्ट आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए फिस्कल डेफिसिट तो है ही, ये आपका जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो 2003 में बनाया गया था, इसका मेन यही था कि हमारे कंट्री में जो फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ते जा रहा है। कहने का मतलब है कि सरकार की रेवेन्यू तो आ नहीं रही है, कम है, और सरकार अपने हद से ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको मैनेज करना ज़रूरी है। और हर टाइम के लिए टारगेट रखा गया था कि कितने साल में हम लोग को कितना टारगेट अचीव करना है। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट तो है ही। रेवेन्यू डेफिसिट इसी में आपका इंक्लूड हो गया। जितना सरकार के पास पैसे आ नहीं रहे हैं, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं हो रहा है लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है ये भी आपका इसी में इंक्लूड है, लेकिन डेट जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है ये आपका इंक्लूड नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट इंक्लूड है। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो 2 ऑप्शन आपके पास बचा जिसमें कि ए यहाँ पे करेक्ट है। इसके साथ साथ और भी है, यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट भी रखा गया है और टैक्स रेवेन्यू भी रखा गया है। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं। और साथ ही साथ ये स्टेटमेंट जो है इसमें आप लोग देखोगे कि एजम्पशन और एक असेसमेंट भी यहाँ पे रखा गया है कि बैलेंस किया जाएगा, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट रिसिप्ट का और रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उसको भी बैलेंस किया जाएगा। साथ ही कैपिटल जो रिसिप्ट हो रहा है जिसमें कि आपका मार्केट बोरोविंग है तो इसको भी कैसे यूज़ करना है ये सारी बातें रखी गई है। और आज की डेट में जो फाइनेंशियल ईयर एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर कितना है हमारा, तो ये हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक ये चलता है। तो स्ट्रैटेजिक जो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट का टैक्सेशन से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रायोरिटी देकर चलना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला हमारा क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट का ए। सेकंड आते हैं वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म, वो भी लॉस एंड डैमेज के लिए। तो ये आपका स्टैब्लिश किया गया है लेकिन किसके तहत, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, WTO, या फिर यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क, या फिर वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये हमारा कॉप है जो कि स्टैब्लिश किया है वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को टिक मार्क कर रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को 50 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए है। ठीक है, लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म यहाँ पे रखा गया है। लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म जो है ये हम लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पे डिस्कस किए थे कि कितना लॉस हो रहा है, कितना डैमेज हो रहा है, उसी को देखते हुए और क्लाइमेट चेंज के कारण कितना इम्पैक्ट निकल कर आ रहा है। तो ये आपको जो है यूनाइटेड नेशन FCCC में ये देखने को मिलेगा। थर्ड आते हैं, थर्ड में है हमारा शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर यहाँ पे आपका बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है कि मोर देन 50% जो इंडिया का ट्रेड है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है सी के थ्रू। सेकंड है कि इंडिया का शेयर जो टोटल वर्ल्ड कार्गो वेट ट्रांसपोर्ट में है ये आपका सिर्फ अराउंड 5% है। तो करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। तो शिपिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी एसेंशियल है कमोडिटी और सर्विस ट्रेड दोनों के लिए किसी भी कंट्री में। तो 95% जो इंडिया का ट्रेड आप बाई वॉल्यूम देखोगे और 68% बाई वैल्यू देखोगे, ये हमारा किससे होता है, तो सी के थ्रू होता है। एक बार और हम लोग जो क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें आपका बाई वॉल्यूम था, तो बाई वॉल्यूम आपका जो है 95% तक ट्रेड होता है शिपिंग से। और अगर वैल्यू की बात करें तो ये 50% से ज़्यादा यानी कि 68% तक देखने को मिलेगा। जो परफॉर्मेंस है ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री का ये जनरली हमारे इंडियन शिपिंग के थ्रू ही इसको मिरर किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है।
सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग 2019 तक का रिपोर्ट देखें तो इंडिया में जो है स्ट्रेंथ कितना है, हमारा स्ट्रेंथ कितना है, तो 1419 शिप है हमारे पास। तो हम लोग का इंडिया का शेयर अगर आप लोग टोटल वर्ल्ड के वेट टोनेज में देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे 0.9% है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा दे दिया गया, 5% तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा तो सिर्फ 0.9% है। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट ही करेक्ट है, सिर्फ हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, बात करेंगे यहाँ पे हम लोग ड्रग प्राइसिंग को लेकर इंडिया में। तो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट बताना। पहला स्टेटमेंट है कि ड्रग प्राइसेस जो इंडिया में है वो डिसाइड किया जाता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, जो कि बल्क ड्रग्स का है। सेकेंड है कि जो प्राइस सेलिंग है ड्रग का, ये बेस्ड है एवरेज प्राइस जो कि सारे ब्रांड का है, और मार्केट शेयर जो है जिसका एटलीस्ट 1% होना चाहिए उस मेडिसिन का। थर्ड है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, उनके द्वारा यहाँ पे ड्रग्स के प्राइसिंग को इंडिया में रेगुलेट किया जाता है। तो करेक्ट आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ आइए पहले स्टेटमेंट से ही हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो ड्रग प्राइस की बात की जा रही है हमारे इंडिया में, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी है, जिनके द्वारा पहले का जो हमारा एक कानून था ड्रग ऑर्डर 1994 का, उसको यहाँ पे रिप्लेस करके लाया गया है, जो कि यहाँ पे क्या है कि हमारे जो प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स है उसको रेगुलेट करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इन्हीं के द्वारा यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है ड्रग के प्राइस को, और वो कैसे, तो एसेंशियलिटी ऑफ ड्रग्स, यानी कि मार्केट बेस्ड जो यहाँ पे आपका प्राइसिंग है उसी के बेसिस पे जो कितना ज़रूरत है उस ड्रग्स का, उसके लिए यहाँ पे जो है ड्रग प्राइसिंग को यहाँ पे आपका फॉर्मुलेट किया जाता है, बनाया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो ये कॉस्ट बेस्ड नहीं होता है, ये मार्केट बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, और पहला जैसे ही गलत हो गया आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ गया, जो कि आपका यहाँ पे बी है। अब आपको सेकेंड और थर्ड पता भी नहीं है तो भी आपका काम बन सकता है, लेकिन आपको फर्स्ट तभी पता होगा जब आपको थर्ड पता होगा कि थर्ड यहाँ पे रेगुलेट करता है कि नहीं प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स को। तो ये बिल्कुल सही है, और इनके द्वारा जो ड्रग प्राइस को यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है इंडिया में, वो यहाँ पे कॉस्ट बेस्ड नहीं, ये मार्केट बेस्ड, कि मार्केट में इसकी कितनी एसेंशियल है और मार्केट बेस्ड प्राइसिंग क्या है उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपका चलाया जाता है इसको। तो सेकंड का बात करें तो सेकंड भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जो प्राइस सेलिंग है ड्रग का, वो यहाँ पे एवरेज प्राइस, यानी कि सारे ब्रांड जो यहाँ पे आपको मेडिसिन का देखने को मिलेगा, ड्रग का देखने को मिलेगा, तो वो ड्रग्स नहीं है जो रिया चक्रवर्ती अभी कंज्यूम कर रही है, उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। ये ड्रग्स हमारा मेडिसिन के लिए बात हो रहा है, जो मेडिसिन में जो ड्रग्स मेडिसिन बनाने में जो ड्रग्स की इस्तेमाल होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो प्राइस सेलिंग है ड्रग्स का, ये बेस्ट किस में है, तो एवरेज प्राइस जो कि सारे ब्रांड का है, और उनका मार्केट शेयर कितना है, तो एटलीस्ट 1% से तो कम होना चाहिए उस मेडिसिन का। तो ये बिल्कुल सही है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि अगेन आपको याद रखना है। अब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये काम किसके अंदर करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है, जो कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, यानी कि ड्रग्स के प्राइसिंग को ये अपने आप ही इसमें से ही रेगुलेट किया जाता है, इसके ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं है, और ऐसा यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है, और जिससे कि हमारे कंट्री में जो मेडिसिन बनते हैं वो अफोर्डेबल भी हो, और सारे लोग जो है उसको एक्सेस कर सके, और सारे लोगों को अवेलेबल भी हो सके। उस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे कंट्री में इस तरीके का ड्रग्स का प्राइसिंग यहाँ पे सेट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4 का बी हो गया। आते हैं फिफ्थ में, इनमें से कौन सा फॉलोइंग मोड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है जो कि हम लोग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में देखते हैं। या तो हम लोग सीपीएससी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दें, या तो बल्क बाई कर ले हम लोग, एकदम बल्क में जो है शेयर बाई कर लें, या फिर हम लोग जो है मर्जर और एक्विजिशन कर ले पीएसयू का। तो यहाँ पे करेक्ट बताना है कि किस तरीके से जो है ना, क्या क्या यहाँ पे तरीका है जिसके थ्रू सरकार जो है सीपीएससी में डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ओनली, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इन्वेस्टमेंट, जैसे कि सरकार आप लोग देखते हो कि सीपीएससी में, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में क्या करते हैं कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अपना शेयर यहाँ पे खरीद लेते हैं। ठीक है, पैसे देते हैं, शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि उनका अगर सरकार के पास पैसे की कमी होती है तो वो क्या करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी कि बेच देते हैं, पैसे ले लेते हैं, शेयर बेच देते हैं। तो ये मतलब होता है, यानी कि सेल और लिक्विडेशन करना एसेट का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। यूजुअली ये आपका जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में या फिर स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट जो कि माइनॉरिटी स्टेक सेल से होता है, तो जितने भी लिस्टेड यहाँ पे सीपीएससी है ना, उनके थ्रू यहाँ पे होता है। तो सबसे पहला बात है कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर सीपीएससी को लिस्ट कर दे तो उससे भी डिसइन्वेस्टमेंट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक आप वर्ड सुने होंगे स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उसके थ्रू भी होता है। बाई बैक, यानी कि सारे शेयर को फिर से यहाँ पे खरीद लेना लार्ज पीएसयू से, तो इसमें भी जिसका भी उनका अगर सरप्लस है पीएसयू का, तो उससे अगर हम लोग बहुत लार्ज अगर हम लोग बाई बल्क बैक शेयर कर ले तो ये भी सही है। और मर्जर अगर हम लोग कर ले, यानी कि पीएससी में अगर हम लोग इसमें मर्ज कर दे उस दोनों को, तो उससे भी जो है हम लोग सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट करती है। साथ ही साथ जो सेलेक्ट एसेट है,
CPSE का, उसका मोनेटाइजेशन कर देना, ये भी एक है। साथ ही एक्सटेंडेड ट्रेडेड जो फंड है ETF जिसको कहते हैं, उसको लॉन्च कर देना, उसके थ्रू भी जो है यहाँ पे सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बहुत सारा मोड है जिसके थ्रू सरकार जो है ना डिसइन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे तीनों सही हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो गया। 6 में आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है ARTIS पोर्टल। तो ये पोर्टल है क्या, ये बताना है, किस चीज़ से रिलेटेड है। एप्लीकेशन है सारे प्रोटेक्शन का जो कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट होता है। MSME को मदद किया जाएगा जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सेल कर सके। नर्चर किया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप को वुमेन में और रूरल एरिया में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अनेबल किया जाएगा कि वो सारे सर्विस, उनकी सर्विस को वो एक्सेस कर सके, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सके। तो यहाँ पे आपको पहले ARTIS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये है एप्लीकेशन फॉर रेमेडीज़ इन ट्रेड फॉर इंडियन इंडस्ट्री एंड अदर के स्टेक होल्डर्स। तो ये अगर आप लोग को पता है तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका अब आंसर क्या है। तो आंसर है यहाँ पे ए, यानी कि यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड बात किया जा रहा है, यानी कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग जो एक्टिविटीज़ हो रही है उससे रिलेटेड बात किया जा रहा है। यानी कि आप लोग देखते हो कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सेव करने के लिए डिफरेंट तरीके का रेमेडीज़ लिया जाता है, जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया जाता है, सेफ गार्ड ड्यूटी लगाया जाता है। तो ये सब किया जाता है जिससे कि हमारे कंट्री का जो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट है वो सेव हो सके। तो इस पोर्टल में इससे रिलेटेड जो है ना, जो भी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्टिविटीज़ है उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये था कुछ क्वेश्चन जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे डेमो के रूप में बता रही हूँ कि अगर आप लोग जितना रिक्वेस्ट करते हो कि वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ आप लोग को सॉल्व करनी है, तो इस तरीके से हम लोग टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक आपको अलग मोड में जाना होगा। यहाँ पे क्या है कि आप लोग को पहले मुझे मेल करना होगा rishika77@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मेल करोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप लोग हमारे इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। तो ओपन प्लेटफॉर्म में मैं इसे पब्लिश नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग इसके थ्रू जो है ना, अगर सारे टेस्ट को सॉल्व करना है, 17 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग आ सकते हो। मिनिमम आपको 20 टेस्ट देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम हम लोग 25 टेस्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़ सकते हो अगर आप लोग को इसी तरीके से बजट, इकोनॉमिक सर्वे और सारे सेक्शनल और फुल टेस्ट अगर आप लोग को सॉल्व करनी है, तो आराम से आप लोग यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और भी कोई डाउट, क्वेरी, सजेशंस है तो कमेंट बिलो कर सकते हो। साथ ही अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा आपका PT 365 का जो अपडेटेड मैगजीन है वो डेली बेसिस में आपका यहाँ पे अपडेट होते रहता है, अपलोड होते रहता है, ठीक है। सो इतना ही, थैंक यू।